सैटरडे और अप्रैल 3 है आज। तो आज हम हिंदू में चेक करेंगे क्या क्या आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बेसिक चीज़ देता हूँ जो एक्सट्रैक्ट किया है हिंदू से, तो वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। हमने जो एक्सट्रैक्ट किया वो हम पढ़ेंगे आईएमडी के बारे में, इंडियन आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर पढ़ेंगे हम पीएम कुसुम स्कीम के बारे में, इस स्कीम के बारे में कुछ आया। फिर हम जाएंगे, इसमें एक मेंस क्वेश्चन भी चेक करेंगे। मेंस का क्वेश्चन क्या है, पीएम कुसुम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पीएम कुसुम स्कीम इज कैपेबल टू चेंजिंग द एनर्जी डायनामिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रिटिकल एनालिसिस। ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम उसी आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, जैसे कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, स्कीम के कंपोनेंट और स्ट्रक्चर क्या है स्कीम का। फिर हम पढ़ेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, इससे रिलेटेड एडिटोरियल आया। तो हम चेक करेंगे सीरो सर्वे क्या होता है और हर्ड कम्युनिटी क्या होती है। फिर पढ़ेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन है मेंस का, आप देखना चाहो तो। कोविड-19 इम्यूनाइजेशन ड्राइव विल बी ए डिफरेंट कैटल ऑफ फिश फ्रॉम ए रेगुलर वैक्सीन प्रोग्राम। जो रेगुलर वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन हो गया, ये सब हो गया, उससे डिफरेंट केटल में मतलब क्यों रखा गया है फिश के। इन लाइट द स्टेटमेंट एनालाइज द चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हम ये एक मेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मीन्स में ऐसा पूछ सकता है, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ें हम चेक करेंगे। क्या उसकी एसोसिएटेड चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन में क्या ऐड करना है। फिर हम पढ़ेंगे यूएन यूएस ईरान की पहल हुई है, जेसीपीओ जो डील थी, जॉइंट कॉम्प्री एक्शन जो डील थी, वो आगे बढ़ी है। उसका ये भी एक मेंस का क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि इससे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में क्या फ़ायदा है। क्रिटिकल एनालिसिस लिख सकता है, कमेंट बोल सकता है। तो हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव वे में पढ़ेंगे कि इंडिया का इस चीज़ से क्या फ़ायदा है। यूएस ईरान न्यूक्लियर डील इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, इससे रिलेटेड करके हम इसको पढ़ेंगे। पहले डील के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे आईसीडीएस प्रोग्राम, आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, 6 उसके अंदर कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट के अंदर है क्या क्या चीज़ दी जाएगी हर कंपोनेंट के अंदर। और फिर जो ऑनगोइंग, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम, 1975 के आसपास से स्टार्ट हुई थी स्कीम ये। 78 से 5 से लॉन्च हुई थी, 78 से मतलब कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और फिर इसे फिर दोबारा स्टार्ट किया गया था, रीलॉन्च किया गया था 10 5 ईयर प्लान में, यानी कि 2000 में दोबारा इसे स्टार्ट किया। तो 12 5 ईयर प्लान में मोदी आया था, तब 12 चल रहे थे, उससे पहले 11 और 10 में 2000 के आसपास इसे रीलॉन्च किया गया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर है क्या, ऑनगोइंग स्कीम के अंदर है क्या, कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर, आंगनबाड़ी सर्विस सेंटर है इसके अंदर। फिर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल है, जिसे सबला बोलते हैं, वो भी इसके अंदर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इसके अंदर है, और नेशनल आपके चीज स्कीम भी इसके अंदर है। तो कुछ स्कीम जो इसके अंदर है वो भी हम पढ़ लेंगे। वी कम बैक आवर हिंदी न्यूज़पेपर। पहले जो केसेस है देखो, 6 मंथ में सबसे ज़्यादा केसेस कल रिपोर्ट हुए, नियर अबाउट 19,000। और जो टॉप में गया था कि वो सितंबर के आसपास थे, जो 1 सितंबर को आसपास थे 2020 में, टॉप में गया था 92,000 के आसपास। अभी 6.4% है अभी जो दिखा रहा है। तो देखेंगे और केसेस इंक्रीज होंगे। सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी कल ही दी गई है, हाईएस्ट सिंगल डे वैक्सीन कवरेज, 36 लाख लोगों को कल वैक्सीन दी गई है, और सबसे ज़्यादा केसेस भी कल ही है। तो एक तरह से देखना पैरेलल चल रहा है, वैक्सीन की डोसेज भी बढ़ रही हैं और इधर भी इंक्रीज हो रहे हैं, केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर में जो न्यूज़ है सस्पेंडेड है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये भी मैंने आपको इसकी मेन मेन चीज़ बता दी। और हमने आज कोविड, हार्ड कम्युनिटी, सीरो सर्वे, वैक्सीन पॉलिसी बहुत सारा कवर किया है। ये हमारा पढ़ने के लिए नहीं है। स्टालिन एक लीडर है, आप याद रखना, चेन्नई में लीडर है, तो उनके घर पर आईटी रेड हुई है, सब प्रोपोगेंडा चलता है। फिर फोर्थ वेव इन दिल्ली, नो लॉकडाउन प्लान। लॉकडाउन तो सॉल्यूशन है ही नहीं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। लॉकडाउन इज नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ऑलरेडी फॉल डाउन। देखो मैं आपको चीज़ क्या होगी अगर लॉकडाउन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज। अब लोगों के पास जब काम करने के नहीं लगेगा तो क्या होगा, उससे प्रोटीन सप्लाई, मतलब प्रोटीन हो गया, हेल्थ डाइट जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे स्टार्ट होगी, लोग भूखमरी आ जाएगी, मतलब कि एक तरह से भूखमरी आ जाएगी। भूखमरी से लोग क्या होंगे, वो क्राइम रेट बढ़ना इंक्रीज होगा, कि मतलब यहाँ पे लूट कर ली तो क्राइम रेट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, वी हैव टू लिव विद, किसके साथ जीना होगा, विद द कोविड वेव के साथ हमें जीना होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सकते हैं और बेड बढ़ा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम वैक्सीनेशन को, मतलब कि जो चल रही है उसे और इंक्रीज कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में उसे और इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ इन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं कि वेव को कंट्रोल किया जा सके।
ये कुछ चीज़ें हैं। फिर ड्रग बीट बीएमडब्ल्यू, जो ड्रग ने बीट कर दिया बीएमडब्ल्यू दिस पोल सेशन। बीएमडब्ल्यू क्या है बोल रहा है, इसका मतलब ब्लैंकेट मनी और वाइन। ड्रग बीट बीएमडब्ल्यू दिस पोल सेशन, मतलब ये है कुछ पैसा मिला है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सीज किया, ये सब चीज़ें, यही इलेक्शन में चलता है बीएमडब्ल्यू। आपको बस मैंने याद कराने के लिए बताया, बीएमडब्ल्यू ब्लैंकेट कपड़े दिए, मनी दी और वाइन दी, ये चीज़ें होती हैं। तो आप लिखने के लिए बहुत अच्छा आंसर होगा, अगर आप फॉर्मेशन में लिखो बी, इलेक्शन के रिलेटेड लिखने के लिए आएगा, करप्शन के बी एम डब्ल्यू आप ऐसे लिखना, और ऐसे बी फॉर ब्लैंकेट, एम फॉर आपका मनी, डब्ल्यू फॉर वाइन, तो ऐसे आप लिख सकते हो, तो आंसर अच्छा लगता है सामने वाले को देखने के फॉर्मेट में। ये फेक अकाउंट बना के फिर उसकी वीडियो पिक्चर अपलोड करके, चलो छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है। फिर देखो, फिर सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन, ये चीज़ें हैं। फायर फाइटिंग फाइटर लीव गार्बेज जो नियर गोल का खाना है, ये आप बुझा रहे, तो एक सॉल्यूशन है कि ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए, बस आप इतना याद रखो, और कुछ नहीं है। पहले इस पेपर पे कुछ नहीं है। जो आता है 38%, जो आपकी कैपिटल दिल्ली में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है मंडे को, ठीक है ना। तो हम आईएमडी के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसके चीज़ के अंदर है। जो आईएमडी है अपना, एक फॉर्म होता है 1875 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं ये तो ठीक है। 1875 में होता है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आपका, चीफ आपका गवर्नमेंट एजेंसी है, डीलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, आपकी सिस्मोग्राफी, एसोसिएटेड सब्जेक्ट, कुछ भी हो, मेट्रोलॉजी हो, सिस्मोलॉजी, इन सबसे डील करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। यही सफ़र ऐप निकालते हैं, सफ़र सफ़र ऐप यही निकालते हैं, ठीक है ना। उसमें 12 कंपोनेंट होते हैं सफ़र ऐप में, और वो मतलब कि पॉल्यूशन के साथ साथ वो क्या दिखाता है, वो आपको रियल टाइम डाटा दिखाता है, फॉरकास्टिंग दिखाता है, सब कुछ दिखाता है सफ़र ऐप, तो यही निकालते हैं आईएमडी वाले। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का न्यू दिल्ली में मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइंस है, डील करती है एटमॉस्फेयर एंड वेरियस फिनोमिना लाइक वेदर, वेदर फॉरकास्टिंग कैन बी डिफाइंड एज मेट्रोलॉजी। अदर सब्जेक्ट क्या है कि मेट्रोलॉजी होगी आपकी, सिस्मोलॉजी मैंने बताया, जोग्राफी, जियोलॉ आपकी जियोलॉजी, इन सबसे डील करती है मेट्रोलॉजी, एक्सेट्रा भी लिखा है। बी बैक आवर हिंदू, तो ये मैंने आपको आईएमडी के, ये अंग्रेजों के टाइम का है, 1875 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, सफ़र ऐप भी यही निकालते हैं। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कब अप टू इन राजस्थान, जो फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट है, फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट राजस्थान में आ रहा है, और ये 17 लाख यूनिट हर्ट्स ये डेवलप किया करेगा। और किस स्कीम के अंडर आ रहा है, ये आ रहा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सक्षम एवं उत्थान महाअभियान, जो स्कीम है पीएम कुसुम इसे बोला गया है, तो इसके अंडर आ रहा है, तो हम ये पढ़ेंगे। ये आप पढ़ लेना, फर्स्ट जो फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट है वो राजस्थान में आ रहा है, क्योंकि सोलर की कैपेसिटी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बहुत हाई है, इन कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट और साउदर्न इंडिया, जो राजस्थान की कैपेसिटी है बहुत हाई है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम और कुछ नहीं जानेंगे, कौन डेवलप कर रहा है, कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन मिलकर डेवलप कर रही है, इतने का प्लांट है, बस हम ये पढ़ेंगे फर्स्ट है। और पीएम कुसुम स्कीम के बारे में चढ़ेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वो होता है, पीएम कुसुम स्कीम इज कैपेबल टू चेंजिंग द एनर्जी डायनेमिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो ज़रूरत है एनर्जी सेक्टर को वो चेंज कर सकते हैं। पहले आप लिखोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, पहले आप लिखोगे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में। ये पीएम कुसुम स्कीम क्या है, कि बजट 2018 में स्टार्ट की गई थी, ये फिल करना था, जो फार्मर ओरिएंटेड स्कीम है, कि डिसेंट्रलाइजेशन करना था किसको, सोलर पावर प्रोडक्शन को। जो हमें क्या करना था, हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, 136 गीगाहट के आसपास है शायद, सोलर जो बढ़ानी है 100 गीगाहट, ठीक है ना, जो सोलर की एनर्जी से बढ़ाना है, तो हमें सोलर पावर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसे डिसेंट्रलाइज किया कि खेतों खेतों तक जाए, लोग ट्यूबवेल पर पंप लगाए, वो देखे आपने सोलर पंप चलते हैं जो ट्यूबवेल के लिए यूज़ होते हैं, ट्यूबवेल के लिए, तो वहाँ तक जाए, सब्सिडी मिले, चीज़ खरीद, तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी पीएम कुसुम। would be provide additional income to farmer by giving them option to sell the additional power to the grid through solar power project setting the barren land। अभी इसमें क्या है कि एडिशनल पावर दी गई है, एक ग्रिड डेवलप किया जाएगा, 2 तार वाली लाइन डेवलप की जाएगी, एक से तो आपकी नॉर्मल लाइन आएगी, बिजली की लाइन आएगी, एक से आप अपनी बिजली भेज सकते हो। वो कैसे भेज सकते हो, दोनों एक ही जगह यूज़ होंगे। जैसे आपका ये मीटर है, आज धूप नहीं निकली, ठीक है, तो आप नॉर्मल बिजली यूज़ कर लो,
तो मीटर में चार्ज हो जाएगा कि आपने इतनी यूनिट बिजली आज यूज़ की है। कल धूप निकल गई तो आपने क्या किया, सोलर पावर प्लांट को स्टार्ट कर दिया जो आपके खेत में लगा हुआ है, जो आपकी बैरन लैंड में लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने उसे फिलअप कर लिया, खेत फिलअप हो गया। अब एक्स्ट्रा बिजली डेवलप हो रही है, उसको क्या करें, आप उसी ग्रिड से जो वापस जाने वाली सेल कर सकते हो। आप सेल कर सकते हो किसको, डिस्कॉम को। तो वो माइनस प्लस होके आपका बिल आ जाएगा। और भी कर सकते हैं, कोई आपकी बेकार लैंड है जिस पे खेती नहीं हो सकती, पानी की ज़्यादा उसमें देखो, वहाँ क्या है, बैरन लैंड बहुत है, मतलब कि एराइड जो रीजन है राजस्थान में बहुत सारा है। तो वो किस चीज़ में यूज़ करेंगे, खेती कर नहीं सकते, पानी की बहुत ज़रूरत है, इरीगेशन की, वो आ नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने फार्म डेवलप करने स्टार्ट किए, किस चीज़ के, सोलर फार्म्स। जो किसान हैं उन्हें एडिशनल सपोर्ट भी दी जाएगी इस पीएम किसान अंदर। और उन्होंने बैरन जो उनकी लैंड है जिसमें खेती नहीं हो सकती, उस पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने स्टार्ट किए। अब उसको करेंगे क्या, उसको डिस्कॉम जो है, मतलब कि बिजली वाली है, उसको सेल कर देंगे। और उन्हें उसके यूनिट के हिसाब से जो रेट चल रहा होगा, यूनिट के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है फार्मर की। और वो वैसे भी यूज़ कर सकता है, जब उसके खेत में पानी की जैसे सीजन है उसमें, मतलब उसे पानी दे दिया अपने पंप से, फिर उसकी एडिशनल बिजली डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्कॉम को सेल कर देगा। और ये फार्म के लिए नहीं, सबके लिए एक तरह से ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, ये सबके लिए आ जाएगी। तो ये भी किसानों के लिए एडिशनल इनकम जनरेट हो जाएगी। इम्प्लीमेंट विल पीएम कुसुम स्कीम अल्टीमेटली गेम चेंजर तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड रूरल इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे कि इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी सेक्टर कैसे, वी आर मूविंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वो कैसे मूव कर रहे हैं, देखो, एक आपको एक चीज़ बताओ ना, एक यूनिट बिजली बनाने के लिए नियर अबाउट 40 kg कोल का यूज़ किया जाता है। 40 kg एक यूनिट, जो आप कुछ मिनट में ख़त्म कर देते हैं, एक यूनिट। अब एसी चला तो वो बहुत जल्दी जल्दी एक यूनिट ख़त्म होती है, तो कुछ मिनट में आप ये बात याद रखना, आपने 40 kg कोल को बंद किया, तो कोल कितनी हार्मफुल होता है, किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे आप आ जाएंगे तो उससे एक फ़ायदा मिलेगा। कंपोनेंट क्या है, आ गया कंपोनेंट, ये मतलब कि 13 गीगावाट 2022 तक सोलर पंप जो है, मतलब इनसे फुलफिल करनी है। 13 गीगावाट जो सोलर है एनर्जी, वो पीएम कुसुम से फुलफिल करनी है। कंपोनेंट एक है 10,000 मेगावाट की डिसेंट्रलाइजिंग ग्राउंड माउंटेन ग्रिड कनेक्टिंग, जो मैंने ग्रिड बताया, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल प्लांट बनाया जाए। ग्रिड वो होता है कि जो ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, मेन लाइन होती है, फिर उससे शहरों में जाती है ग्रिड से कट के, तो मेन ग्रिड से कनेक्टेड कर दी जाएंगे इतने मेगावाट के। कंपोनेंट बी में इंस्टॉल 2 मिलियन आपके स्टैंडर्ड लोन जो है, मतलब कि सोलर पंप, पंप एग्रीकल्चर, वही सोलर वाले एग्रीकल्चर दिए जाएंगे। सोलराइजेशन 1.3 मिलियन, ग्रिड कनेक्टिंग, बस ये तीन इसके कंपोनेंट है। अब इसके इंटेंट बेनिफिट ऑफ द स्कीम, अब आएगा दूसरी बात जो इसके पूछा गया कि कैपेबल ऑफ चेंजिंग द, कैसे चेंज करेगी, पीएम कुसुम एक्सप्लेन हो गई स्कीम क्या है, अभी चेंजिंग कैसे करेगी, उसमें क्या लिखो, बेनिफिट क्या है इसके। तो बेनिफिट में क्या लिखोगे, हेल्पिंग डिस्कॉम। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मतलब कि उन्हें हेल्प मिलेगी, जो डिस्कॉम पावर शॉर्टेज रहता है कि पावर पीछे से नहीं आ रही है, उसको उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और एक तरह से हेल्थ वाली पावर मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, आपको रिन्यूएबल सोर्स मिलेगी एनर्जी की, ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स। हेल्पिंग स्टेट, अब स्टेट में क्या होता है कि रिड्यूसिंग द, आपके टर्मिनेशन लॉसेस हो जाएंगे, पावर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट को क्या, वो इन्वायरमेंट से फाइट करने के लिए जो प्रोग्राम चलाती है उससे भी थोड़ा कम कर देगी गवर्नमेंट जो पैसा यूज़ करती है, क्योंकि बिजली कहाँ से आ रही है, वो आ रही है रिन्यूएबल सोर्स से। अपार्ट फ्रॉम द स्कीम हेल्पिंग स्टेट टू मीट द रिन्यूएबल परचेज, जो ऑब्लिगेशन टारगेट है ना, हर स्टेट को एक टारगेट दिया गया है कि आपको इतना सेलेक्ट करना है, इतना टारगेट फुलफिल करना है, उनको हेल्प मिलेगी। फार्मर को हेल्प मिलेगी, मैंने बता दिया आपको, वो आपको पावर भी सेव कर सकते हैं। इनकम कैसे जनरेट होगी, एक तो बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, दूसरी बात वो बिजली सेल भी करेंगे तो इनकम जनरेट हो जाएगी, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट कर्विंग होगा इस चीज़ से। अब कंसर्न्स क्या है इसके, मतलब लॉजिस्टिक इशू है एक तो इसका, मैटर ऑफ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। डोमेस्टिक कंटेंट जो रिक्वायरमेंट है ना कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो एक प्रॉपर फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब ओमेशन क्या, स्मॉल जो मार्जिनल फार्म है, 85% इंडिया में, 80 आसपास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म जो लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अब वो खुद बताओ कैसे पंप लगाएंगे, 3 हॉर्स पावर का कैसे फोकस करेंगे, हाईली कैपेसिटी होती है। अब 85% जो मार्जिनल फार्म है, नॉट उनके पास पहुंच नहीं पाएगी, वो पंप लगाएंगे, सोचेंगे इतना पैसा इसमें यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, रिलेटेड लो वाटर टेबल है कहीं की, नॉर्थ जो इंडियन है
या साउथ इंडियन है, स्मॉल साइज ऑफ पंप लिमिटेड टू द फार्मर, क्योंकि जो ट्यूबवेल्स होते हैं ना, पंप्स होते हैं, सब जगह नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, फार्मर के तो लिए फिर वो क्या कर सकते हैं, जो उनकी बैरन लैंड है उस पर बस वो प्लांट, मतलब कि सोलर प्लांट लगा सकते हैं, उसे बिजली सेल कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उसके लिए भी अब प्लांट लगाने के लिए भी तो बहुत बड़ा ये थोड़ी, मतलब एक सोलर पंप प्लांट लेके आए, उसके लिए आपको बहुत सारे पैनल चाहिए, बहुत कन्वर्टर चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो मार्जिनल फार्मर कहाँ से लाएंगे। फिर डिप्लीटिंग वाटर टेबल, अब वो पंप भी लगाएंगे तो वाटर टेबल, लोग पानी निकालना स्टार्ट कर देंगे तो वाटर लेवल गिर जाएगा। अब वे फॉरवर्ड में क्या किया, सब स्टेट को एक साथ आकर, एनजीओ को एक साथ आकर, मैं ये नहीं बोलता पीपीपी मॉडल नहीं बोलता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अब होना चाहिए, पीपीपी होना चाहिए प्लस एनजीओ भी आपको लिखना है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ में। सस्टेनेबल फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए, स्विचिंग टू सोलर पावर, ठीक है ना, डिप इरीगेशन सिस्टम, देखो पावर एक ही इलाज है किस चीज़ का, वाटर टेबल का होता है डिप इरीगेशन, कि वो स्प्रिंकल इरीगेशन आप चीज़ों का करो, ठीक है ना, डिप कि एक बूंद बूंद, मतलब पाइपलाइन लगा दी आपने, पानी चला दे, बूंद बूंद टपक रहा है उसकी रूट के पास, बस बूंद बूंद मिल रहा है, वो डिप इरीगेशन बोल देते हैं। फिर आपको आपके लुक्रेटिव सोलर एनर्जी प्राइसेस, मतलब कि प्राइसेस ऐसे रखो कि मतलब लुक्रेटिव सब उसके पीछे जाए। कंक्लूजन ये स्कीम बहुत अच्छी है, इज़ वेल, मतलब कि इंटेंशन और इन्वेंशन उसे अप्लाई करना चाहिए, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, माइट गिव द लेग टू द डिलीवरी टू द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस है वो सब चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये कहीं से निकाला है, तो आप इसे चेक कर लेना क्या क्या इसके कंपोनेंट है और क्या क्या ये स्कीम के अंदर है। डिसेंट्रलाइजेशन मेन है कि गांव गांव तक, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि दूर लेवल तक ये स्कीम पहुंच जाए, मतलब कि ग्राउंड लेवल तक। तो ये है फर्स्ट फार्म प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है आपका। फिर मैं आपको एक थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ, इतना तो ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा सा बता देता हूँ फैक्ट के बारे में। एक एलिफेंट डू रिमेंबर, एलिफेंट डू रिमेंबर, ये एक डॉक्यूमेंट्री है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। उन्होंने रिसेंटली जो उसकी बेस्ट बायोग्राफी फिल्म है, जो नेक्स्ट 67 आपके नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिले हैं, 2019 वाले अवार्ड जो मिले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, उसमें एलिफेंट डू रिमेंबर, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में, जिसने डिप्यूट मिला है आपके स्वाति पांडे, ये स्वाति पांडे है, ठीक है ना, तो इनको मतलब दिया गया। तो ये याद रखना, एलिफेंट डू रिमेंबर ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके ऊपर कुछ दिखाया हुआ, लाइफ का कोई पार्ट दिखाया हुआ है इसमें, तो उनसे रिलेटेड है। तो इसलिए 60 ये बेस्ट आपकी बायोग्राफी फिल्म इनको अवार्ड मिला। जो दूसरी न्यूज़ आती है, अब आता है एडिटोरियल। जो पहली न्यूज़ आती है, जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, उसके लिए आपका बहुत सारे एक्ट भी हैं पार्लियामेंट के कंट्रोल रखने के लिए। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, कल मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्टली भी फिजिकल फॉर्म में, देखो मॉनेटरी फॉर्म में आरबीआई कंट्रोल कर चेक करता है इन्फ्लेशन को, और फिजिकल फॉर्म में गवर्नमेंट देखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें उसे कैसे कंट्रोल रखना है, क्या क्या हमें करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने बताया था, सीपीआई की फॉर्म में नापा जाता है, डब्ल्यूपीआई होता है जिसमें ओनली गुड्स गुड्स होते हैं, पर अब जो आरबीआई है जो हम इन्फ्लेशन नापते हैं सीपीआई से नापते हैं, उसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों होते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों होते हैं आपका। मैंने ये कल या परसों में मैंने आपको पढ़ा बताया था, इसलिए मैं आज रिपीट नहीं करूँगा। और जो उसमें सीपीआई होता है आपका, उसमें 3 तरह के होता है आपका। सीपीआई आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर, आपका रूरल लेबर, अर्बन लेबर, ये तीनों लेबर मिनिस्ट्री निकालता है। फिर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, कंबाइन आता है, वो आपका कौन निकालता है, सीएसओ निकालता है। तो ऐसे भी आप याद रखना। जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका बेस ईयर 2016 कर दिया गया है, और सबका 2011-12 ही है, डब्ल्यूपीआई का डब्ल्यू, और आपका किसका, कैसे पॉइंट कम करते हैं, 3 मंथ में आती है इन्फ्लेशन चेक करने के लिए। बस आपको यार डिस इन्फ्लेटरी बेसिस वुड भी आपका डैम्पर इकोनॉमी, डिस इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है इकोनॉमी कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, और इतना हाई इन्फ्लेशन में हो जाए कॉमन मैन ना रह सके, इतनी महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए। सब इसमें यही बताया गया कि क्या क्या करना। फिर आते हैं मिसिंग द, आपने साइंस पिलर इन द कोविड-19 रिस्पॉन्स, ये क्या बोल रहे हैं, आपने जो साइंस पिलर मिस किया है कोविड-19 रिस्पॉन्स में, ये सब उसकी बात करेगा। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब सेकेंड वेव बोलो या थर्ड वेव बोलो या फिफ्थ वेव, कोई कोई बोल रहा है फिफ्थ वेव है, कोई बोल रहा है सेकंड वेव, दिल्ली में बोल रहे हैं कि फोर्थ वेव है, इंडिया में सेकंड वेव है। तो करंटली इंक्रीज केसेस होना स्टार्ट हो गए। और आपने रिसेंटली पास्ट ईयर में जब केसेस बहुत कम हो गए थे, 5-5 हज़ार हो गए थे, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हार्ट कम्युनिटी डेवलप हो गई है सोसाइटी में, ठीक है ना, और उसका सीरो सर्वे कंडक्ट कराएगा, इतने करोड़ के जनता को कोविड हो गया, ये सब बताया गया।
तो बताया कि जो म्यूटेट किया वायरस ने वो मोर ट्रांसमेबल। पहली बात इन्होंने ये बोली, जो आपने कुछ साइंटिफिक फैक्ट है, साइंस है जो आपने देखनी चाहिए थी, साइंस पिलर के हिसाब से आपको सोचना चाहिए था, वो आपने कहीं मिस कर दिया इस चीज़ को पकड़ने, जो सेकेंड वेव का आपको फेस कर रहे हो। ये आर्टिकल इस पे आया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मैं कुछ पॉइंट निकाल के लाया हूँ। आपने जो म्यूटेटेड बिकम ए मोर, आपका ट्रांसपेबल हो गया। विश मतलब जो रिमेनिंग थे आपके विशफुल थिंकिंग दैट कि इंडियन अचीव ए हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा क्या होती है। तो हमने सोचा कि हमने ये, पहले मैं आपको बता देता हूँ इन सब चीज़ के बारे में। हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि लार्ज पॉपुलेशन है, कहा जाता है कि 60 to 80% पॉपुलेशन को कोविड हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो वेव है वो अपने आप कम हो जाएगी। वो कैसे कम हो जाएगी, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 लोग हैं, 1 2 3 4, अगर इन 3 लोगों को कोविड होके निकल गया, इनके अंदर एंटीबॉडी है, तो लेस चांस होते हैं कि चौथे वाले को होने के। अब तो उसके आसपास 3 लोग रहते हैं, तीनों के अंदर हार्ट कम्युनिटी मतलब एंटीबॉडीज़ है, तीनों को हो गया, तो उसको चौथे को नहीं होगा, लेस चांस है। अगर तीन को, एक को हुआ है, तीन को है, तो तीन को हो सकता है, ज़्यादा चांस होता है। इसे बोलते हैं हार्ट, आपकी इम्यूनिटी, कम्युनिटी सॉरी, इम्यूनिटी बोलते हैं। ये डेवलप हो जाती है ठीक कैसे हो सकती है, तो वैक्सीन लगा दो या फिर लोगों को ऑटोमेटिक हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, ये चीज़ तो लेस चांस रहते हैं होने के। तो हमने ऐसा थिंक किया कि सबको हो चुका है, इट डिक्लाइन द डिसीज, आपके इंसिडेंस इन द ग्रेटर देन द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इम्यूनिटी को कम हो जाता है, बिकॉज वैक्सीनेशन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एजेंट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पैथोजन जो भी है स्प्रेडिंग बाय द वैक्सीन, मतलब कि सब मिल जो रहा है, पैथोजन प्रोवाइड कर रहा है। और उससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा एक्सपोज होने से। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कैसे पता करते हैं ये हार्ट की डेवलप, सीरो सर्वे कंडक्ट कराते हैं। सीरो सर्वे क्या होता है, जैसे ये पॉपुलेशन है दिल्ली की, इसमें से 10,000 लोगों को हमने इंडिविजुअल कहीं से भी हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए 10,000 लोगों के, और हमने देखा कि इसमें से 5,000 लोगों को ऑलरेडी हो गया। एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम थिंक लगाएंगे 50% जनता को ऑलरेडी एंटीबॉडी उनके अंदर है। उसे बोलते हैं सीरोलॉजिकल सर्विलांस करना या सीरो सर्वे कराना। तो उसका यूज देख के हम पता लगा लेते हैं कितनी वो हो गया। तो ये सब चीज़ है। कुछ रिसर्च बिलीव दैट, कुछ रिसर्च बोलते हैं कि 60% अगर मोर देन पॉपुलेशन को अगर कोविड हो जाए, देर इज़ पॉसिबल टू क्यूरिंग, मतलब एक हार्ड इम्यूनिटी बन सकती है अगर 60% जनता को ये हो जाए। इन दिल्ली क्वाइट indicated as a number of cases is alone going down. This shows that the moving close toward the acquiring herd community. जैसे जैसे केस डाउन हो रहे थे दिल्ली में, हमें ऐसा लग रहा था कि हार्ड कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। जो मैंने आपको फंडा बताया ना, 4 लोग होते हैं, 4 में से 3 को हो चुका है ऑलरेडी, तो एक को चांसेस कम होते हैं। तो हमें लग रहा था ऐसा, पर नहीं, एक वेव नहीं आनी स्टार्ट हुई है। तो उससे हमें अब क्या लग रहा है कि हमने जो साइंटिफिक फैक्ट थे, हम जो सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे गलत थे, हमने मिस किए। यही सारे इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो यंगर एडल्ट है इंजन से, वो ट्रांसमिशन, पहली बात तो बताइए म्यूटेशन हुआ है, वो मोर ट्रांसमेबल हो गया है, वो जल्दी जल्दी लोगों के अंदर जा रहा है। तो एक तरह से फ़ायदेमंद चीज़ें भी हैं, जल्दी ट्रांसमेबल होगा तो हार्ड इम्यूनिटी जल्दी बनेगी। अगर हल्के होगा तो वो ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। फिर यंगर एडल्ट जो इंजन है, जो ट्रांसमिशन के इनटू द एल्डर, ये हम थोड़ा याद रखें। सीरो सर्वे है कंटिन्यूटी फाउंड हाफ ऑफ द मोर टेस्टेड अर्बन पॉपुलेशन हैव एंटीबॉडी, ऐसा हुआ। पर हाउ एवर ये इन्फेक्शन जो वेव आ रही है निकल के, ऐसा लग नहीं रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। हार्ड इम्यूनिटी मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऐसा बोला जाता है, रिसर्च बोलती है 60 to 80% लोगों में अगर 60 to 70 में हो जाए तो फिर वेव कम हो जाती है। डाटा गाइड डिसीजन जो हमने लिए, मस्ट बी गाइड डिसीजन हमें लेने चाहिए थे। कुछ चीज़ें इसमें बताई गई। इंडिया नीड टू इंक्रीज द क्वांटिटी क्वालिटी इन पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल डाटा गाइडेड डिसीजन मेकिंग, जो डाटा एक्चुअल लेके उसके हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए था। फिर सेकंड ग्रेड एक्सटेंड करना चाहिए था आपको, सीक्वेंस ऑफ द वायरल जीनोम्स इन द नीडेड फॉर ए मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें कि रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंस कैपेसिटी इंडियन एकेडमिक एंड कॉमर्शियल लेबोरेटरीज को, इनको डेवलप करना चाहिए था। थर्ड क्या, बेटर आपको रिपोर्टिंग ऑन कोविड-19 डेथ इज नीडेड, कि रिपोर्टिंग जो डाटा था ना उसको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए था, जिसको हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस कर दिया। जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस है, मतलब कि वो सीरो सर्वे हैज़ बीन डिजाइन लिमिटेशन सच एज द प्रोबेबल, आपको अंडर एस्टिमेटिंग द ट्रू नेशनल प्रिविलेंस। एक तरह से आपने बताया कि इतना सीरो सर्वे बोल रहा है कि इतनी 30% को या 40% को होके निकल गया, वो कहीं से कुछ उसमें गलती थी, मतलब कि वो लिमिटेशन थी जो हम प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाए।
We need to understand a better way some of the population are not affected. For example, COVID-19 infection has death level in Thailand and Vietnam are remarkably low. हमें सीखना चाहिए, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इन्होंने कैसे किया, इनकी जो डेथ लेवल है बहुत ही नेग्लिजिबल है. कैसे है? कैन बी असाइन टू बी ए स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम. जो मैंने बताया ना आपको, मोदी जी ने बताया था, वो ट्रिपल टी बताए थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, और एक और था उसमें कुछ, मैं बोला तो ट्रिपल टी का यूज़ करना चाहिए, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए था. काउंटर ग्रोइंग इनइक्विटी. अब इनइक्विटी क्या, ये बात करें जो गरीब लोग हैं, पुअर सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि अमीरों को दे दो आप और पुअर सेक्शन को पीछे छोड़ दो, उनको नहीं प्रोवाइड हो, तो ऐसा नहीं है. ये एक वायरस है, इसमें अमीर गरीब को ही नहीं देखेगा ये. या अगर गरीबों में भी रह गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनको नहीं मिला, तो उनको भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा. उनको नहीं पता है कि कोविन पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे उन्हें चीज़ें करना है. तो पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको भी हमें कवर करके चढ़ना है, तो उसका भी ध्यान रखना है. क्योंकि वायरस अगर एक आदमी में भी रहा, वो फिर म्यूटेट करना स्टार्ट करेगा, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा. जो आपने एडल्ट वैक्सीनेशन प्लान रखा है, उसको थोड़ा चेक करना है, उसे अच्छे से करना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि यंग एडल्ट इंजन ऑफ ट्रांसमिशन इनटू द एल्डर्स, ये याद रखना. तो ये सारी चीज़ों के इसमें वायरस के बारे में बताया गया. इससे रिलेटेड मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, वैक्सीनेशन पॉलिसी, हार्ड इम्यूनिटी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. तो मैं पढ़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी. आंसर ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है. कोविड-19 इम्यूनाइजेशन ड्राइव विल बी डिफरेंट कैटल ऑफ, जो मैंने आपको बताया, फिश फ्रॉम रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो तो रखेंगे, उनसे अलग है. पोलियो वैक्सीनेशन हो गया, और भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, इसको एक डिफरेंट कैटल में कैसे रखा गया. इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द चैलेंजेस जो आएंगे इन डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. पहली बात तो हमारे, हम लिखेंगे कोविड-19 क्या टाइप ऑफ वायरस, एक्सप्लेन करेंगे. उसके लिए हमने 2 वैक्सीन चलाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, वैक्सीन की बात की है. हमने 2 वैक्सीन अप्रूवल दिया है, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, और एक भारत बायोटेक है, उसको हमने अप्रूवल दिया. ठीक है. अब एसोसिएट चैलेंजेस क्या है, डायरेक्ट यही स्टार्ट करेंगे. एक तो एलोकेशन, मोस्ट ऑफ द नेशन विल वैक्सीनेट हेल्थ केयर वर्कर फर्स्ट, जो हमने किया. दे ट्रीटेड दोज हु इन्फेक्टेड विद कोविड-19 एंड वैक्सीनेटेड रिमेनिंग द पॉपुलेशन, उसके बाद आपको देंगे. आफ्टर दैट इज सीन द लॉजिकल, जो आपकी प्रायोरिटी है वो एल्डर है, वो है हाईली इन्फेक्टेड, जो है दिया गया है, जो 60 साल से ऊपर के बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं, जो 60 साल से ऊपर के आदमी. प्री मैच्योर डेथ कॉस्ट ऑफ यंगर पीपल इज मोर year of the life than the older adult, is more significant concern of the India. 80% population is below the 80. अब however premature death है, cost है, younger people is more year उनकी लाइफ है older से. अब मेरी लाइफ है, जैसे मैं 22-23 साल का हूँ, मेरी लाइफ ज़्यादा है कि मैं 70 साल तक जी सकता हूँ या 50 साल और जीऊँगा, पर यंगर हैं जो 80 साल के, उनकी लाइफ में थोड़ा कम है. तो एक वो भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वैक्सीन बाहर से आएगी या इंडिया से आएगी, उसे वेलफेयर हाउस में पहुंचाना है, उन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत अच्छे से करना है, स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत स्पीडली भी करना है. गिविंग डिफिकल्टीज आएगी. कोल्ड चेन, क्योंकि एक वैक्सीन का टेम्परेचर है पर्टिकुलर, तो उसे कोल्ड चेन हमें डेवलप करनी होगी, कि उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा. उसके बाद जो सेंटर्स बनाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उसे, मतलब कि वो वैन चाहिए, कोल्ड चेन वाली वैन चाहिए. उसके बाद उसे, मतलब कि जैसे वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे, उसमें भी आपको फ्रीजर वीजर की ज़रूरत होगी, तो एक कोल्ड चेन एनर्जी की ज़रूरत है, वो एक चैलेंज है. फाइनेंसिंग की चैलेंज है. इन यूनाइटेड स्टेट, यूके एंड यूरोप वैक्सीन है लाइकली एंटायरली फ्री है, पर हमारी कंट्री में भी कहीं ना कहीं फ्री है, पर एक फाइनेंसिंग तो ज़रूरत आएगी ना फ्री प्रोवाइड करवाने के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एडमिनिस्ट्रेट 30 to 40 मिलियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, अंडर रेगुलर वैक्सीन ड्राइव चलाई जाएगी ए ईयर एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वैक्सीनेशन. 30 से 40 मिलियन लोगों को इम्यूनाइजेशन करना थोड़ा कम है. अब इतने ईयर में आपको 60 मिलियन पीपल को और डबल डोज देनी है, वो एक तरह से इट नॉट बी ईजी. फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये भी, अब एक चीज़ आपने वैक्सीन प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे जीतोगे, जो स्विंग पॉपुलेशन है उसको कॉन्फिडेंस कैसे जीतोगे, कि वो मार्क्स, मतलब कि एक तरह से देखो कि ऑप्टिमाइज बाइसिस है. एट कोल आर मार्क वैक्सीन सीम अननेसेसरी टू देम, वो बोल रहे हैं कि आपको ये इनफर्टिलिटी बेकार कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. तो एक तरह से वो पब्लिक कॉन्फिडेंस आपको जीतना है. वे फॉरवर्ड में आपको वैक्सीन, आपको मतलब कि प्रोटेजेशन देना है, कि प्रोटेक्शन बेनिफिट फ्रॉम द वैक्सीन से क्या है, मच लोअर इन द इम्यूनिटी, ये सब चीज़ की बात करना है. एंटीबॉडी स्ट्रेंथिंग करना है आपको, क्या वही उल्टा लिखना है जो आपने ऊपर चैलेंजेस हैं, कि वैक्सीन सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस, जो ईविन बनाया था उसे कोविन कर देना, ये पुराना है.
तो कोविन कर देना, जो कोविन हमने बनाया उसको और इनहेंसिंग करना होगा। ह्यूमन रिसोर्स गैप है उसको भी मतलब कि आपको ब्रिज देना होगा। जैसे मेडिकल स्टूडेंट आपके हो गए, पैरामेडिक, आप फार्मासिस्ट कैन रेपिडली एंड रिलायबली ट्रेन, उन्हें करना होगा वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाइब्रिड फाइनेंसिंग पॉलिसी आपको रखनी होगी। इंडिया नीड अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी where the majority of the population economically challenged in vaccine free publicly by allowing the private market to operating a rich people। ऐसा बोलना चाहिए प्राइवेटिंग मार्केट है उसे दे देनी चाहिए, वो रिच पीपल को ऑपरेट करे, और जो गवर्नमेंट है उसे मतलब कि पुअर जो सेक्शन सोसाइटी का उसको ऑपरेट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है, सब चीज़ को चेक करते हुए चलना है, कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, ये ना हो। नीड ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो वैक्सीनेशन आपका सर्टिफिकेशन है, नॉर्मली अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल। एवरी कंट्री विल नीड टू इंटरनल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रखनी होंगी रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, दैट इज द इंटर ऑपरेटिबिलिटी नॉर्म्स एवरीवेयर। अब आपने बोला वैक्सीन लगवा लिया, ऐसे ही बोल दिया, कोई आपके पास वो नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी छूटा तो फिर केस बढ़ना स्टार्ट होगा। इन अदर वर्ड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, तंजानिया मस्ट एक्सेप्टेबल, सिंगापुर अलायंसेज इन कतर, ये सब चीज़ें जाने के लिए भी फिर वैक्सीन सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर कंक्लूजन बोलते हैं, वो ये अच्छी अच्छी बात लिखेंगे। इंडियन कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव विद आपका मोन्यूमेंटल मिशन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑन पोल्यूशन बट ऑल्सो वैक्सीन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थैंक्स टू द पोजीशन एज द वर्ल्ड लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर हम है। एड्रेसिंग द इशू एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन विल आपका आर्गुमेंट इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी गेट वैक्सीन एंड 100 ऑफ द मिलियन ऑफ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये सब देनी है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ा बता दी, वैक्सीन के चैलेंजेस बता दिए। आप खुद सोचना, आप कुछ मत सोचना, आप पब्लिक कॉन्फिडेंस, बस ये वर्डिंग याद रखना, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें, एलोकेशन, बस ये चैलेंजेस है। और वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे, उनका ही उल्टा लिखोगे। सप्लाई चेन को डेवलप करना, ह्यूमन गैप को फुलफिल करना, हाइब्रिड मॉडल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना, कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसके लिए, वो जो पॉपुलेशन में पब्लिक कॉन्फिडेंस डेवलप करने। अगर कम्युनिकेशन होगा अच्छा तो आप पब्लिक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे। नीड ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेट भी आपको कोई तरह का प्रोवाइड करना है। तो यही सारी बात इसमें की है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, अभी श्रीलंका को ह्यूमन राइट कमीशन ने वो बोला है, तो इनके बीच में जो वहाँ के तमिल्स हैं, जो श्रीलंका के तमिल्स हैं, उनका जो जीनोसाइड हुआ है उसके ऊपर उनकी मतलब उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी एक्शन ह्यूमन राइट काउंसिल को लेना चाहिए। आपकी सिन्हाला और तमिल नेशनलिस्ट के बीच में जो मतलब कि मीट एंड कन्फ्रंट ईच अदर, ये जो चल रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर ये आर्टिकल है। बस यही है, फाइट आप काउंटरलेस चेनिंग द बैटल, ह्यूमन राइट कमीशन को स्टेप लेना चाहिए जो जीनोसाइड हुआ। मेजर ऑफ द तमिल ग्रुप वांटेड द ह्यूमन राइट काउंसिल टू बिगिनिंग द पाथवे टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाओ, ये सब चेक करो। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट टू कलेक्ट द प्रिजर्व द कंसोलिडेटिंग एविडेंस, not only a war crime but also a gross violation of human rights, serious violation of humanitarian law जो हुए, उन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं इंडिया वहाँ पे हुआ है, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, उसे अच्छे से चेक करना चाहिए। तो यही आता है, इतना मैं इम्पोर्टेंट नहीं था और क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, पर आपको क्या लिखना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या है, ह्यूमन राइट के इश्यूज़ क्या हैं। फिर आपको थिंक करना है कौन कौन से कंट्री में कहाँ का ह्यूमन राइट, जैसे आपको यमन में वो आपके हैं अवतीस है, उनके ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। फिर इधर इधर हैं आपके चाइना में मुस्लिम जो है उनके साइड हो रहा है, तो कहाँ का ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है। रजनीकांत फुल डिजर्व ऑफ फाल्के बट द टाइम अनाउंसिंग द सस्पेक्ट, अभी जो टाइम चल रहा है, सीधी बात क्या बोल रहा है कि हाँ वो ड्रिवेडियन एक हार्टलैंड के स्टार है, वर्शिप सुपर स्टार है आपके, पर जो टाइम चल रहा है, अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, ठीक है ना, इस टाइम पे देना आपको ये चीज़ देना, तो आप फिर वही 370 वाली ग्रांट दी जम्मू कश्मीर में कि हमने क्यों, एक कौन देता है फाल्के अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी देती है, मतलब आईबी ने ब्रॉडकास्ट वाली मिनिस्ट्री देती है फाल्के अवार्ड, ये रजनीकांत को दिया गया, तो इलेक्शन है, क्या पता उसका कुछ गेन उठाए। ये सारी इन्होंने बात की है और कुछ नहीं है। फिर इलेक्शंस हैं इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। फिर इंडिया वांट टोटल आपका डिसएंगेजमेंट, जो आपकी गोरा हॉट स्प्रिंग दिस पैंग डेम चौक, ये टोटल आप खाली कर दो, टोटल डिसएंगेजमेंट चाहिए, कहीं पे कोई क्लैश नहीं चाहिए। इंडिया ये चाहता है। इनकी जो मीटिंग हुई आपकी WMCC की वर्क मैकेनिज्म, आप
कंसल्ट्रेशन एंड द कोऑर्डिनेशन, जो कमांडर की मीटिंग हुई है उसमें ये बात की गई। तो मैं आपको लास्ट में ये प्लेसेस बताऊंगा, मैप के अंदर बताऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ये लास्ट में बताऊंगा कि ये कहाँ गया है। मेटरनल डेथ रोज ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्टडी। जो मेटरनल डेथ है, माँ की जो डेथ होती है, जैसे मेटरनल डेथ में से बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम पे या वो डिलीवरी के टाइम पे माँ की डेथ हो जाती है, कुछ दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये मेटरनल डेथ जो इंक्रीज हुई है पेंडेमिक टाइम पे, ऐसा। और फिर रिस्क टू स्टिल बर्थ ऑल्सो इंक्रीज। अब बताओ, माँ की डेथ होगी तो बच्चे की पॉसिबिलिटी है उसकी भी डेथ हो सकती है। ये सब चीज़ों की इसमें बात की गई है। एक लेंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल आया, उसके अंदर लिखा है 80% इंक्रीजेज हो गया है, 28% इंक्रीज हुआ है पेंडेमिक टाइम पे जो चाइल्ड और प्रेगनेंसी और चाइल्ड इंक्रीजिंग अबाउट 1/3, जो डेथ है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, ऐसा ये सर्वे बोल रहा है। इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द रोलिंग बैक। आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, डिकेट टू इन्वेस्ट। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आईसीडीएस प्रोग्राम, मातृत्व वंदना योजना, फिर पोषण अभियान, इतनी चीज़ हमने चलाई हैं कि हमें मतलब कि डिकेट से चल रही हैं, दोबारा से रोल बैक करने के लिए अवॉइड नहीं करना, इमीडिएट एक्शन कोई लेना पड़ेगा कि ये फिर से इंक्रीज ना हो जाए। इतना मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ को खर्च किया लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। अगर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो तो सारा पैसा बेकार हो गया ना। तो हमें एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। 20% ड्रॉप ऑन प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग द 4 एंड। अभी क्या होता है पेंडेमिक टाइम पे जब था अप्रैल से जून तक, जो 27% वुमेन है जो रिसीव करती थी आपके एंटी नेटल चेकअप कराना ठीक है, के अंदर आपको किस चीज़ की कमी है, हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, वो डिक्लाइन हुआ है आपका 27%। पेंडेमिक टाइम पर हॉस्पिटल जाने से नहीं गए, कोरोना चल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं जाएंगे, 28% डिक्लाइन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अब 28% जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल में होती थी ना एक फॉर्मल तरीके से, वो भी डिक्लाइन। फिर घर में बच्चे होने लगे तो उससे भी इफेक्ट जाता है। और 22% डिक्लाइन इन प्री नेटल सर्विसेज, जब बच्चा हो जाने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है, उसको खाना मिल दिया जाता है, अच्छा ये दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जब आप इंस्टीट्यूशनल सर्विस कराओगे तो उसके बाद आपको मातृत्व वंदना योजना के अंदर 5,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कि आपने हेल्दी चीज़ से खरीदना, और सब एक साथ नहीं देती है। डिलीवरी टाइम पे आपको कुछ प्रोवाइड कराएगी, वैक्सीनेशन आप कराओगे तो फिर आपको कुछ मिलेंगे। तो पूरा इस स्कीम के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर है। वर्ल्ड में सब चीज़ डिक्लाइन हुई है। तो डिक्लाइन होने का मतलब है रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया, रिस्क जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, मैं आपको इसमें आईसीडीएस स्कीम पढ़ाऊंगा इसके लिए। आईसीडीएस स्कीम इसमें आती है आपकी आईसीडीएस स्कीम, सॉरी, हाँ, आईसीडीएस स्कीम जो स्टार्ट हुई थी आपकी, इसके फुल फॉर्म है इंटीग्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। एक तरह से ये अम्ब्रेला स्कीम है, ये भी आप याद रखना, अम्ब्रेला स्कीम है। ये क्या कहती है, प्रोग्राम इन इंडिया विल प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ठीक है ना, रेफरल सर्विसेज टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज एंड देयर मदर। तो ये आईसीडीएस स्कीम है। 1975 इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च की थी, 75 के आसपास, इमरजेंसी के टाइम के आसपास। 1978 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, शायद 1976 या 8 में चेंज हुई थी, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर 10 जो 5 ईयर प्लान आए थे आपके 10th यानी कि 2000 के आसपास जो आए थे, उसमें से रीलॉन्च किया गया था मनो, ठीक है ना, जो अच्छा गवर्नमेंट ऑफ मनोहर जी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। फिर रीलॉन्च किया गया था इसे 2000 के आसपास 10 5 ईयर प्लान में, ठीक है ना। तो ये आंगनबाड़ी टू आंगनबाड़ी सेंटर इस्टेब्लिश किए गए थे इन रूरल एरियाज एंड फ्रंट लाइन वर्कर, उन्हें बताया गया था कि वही इसके अंदर कंपोनेंट क्या है। तो 6 इसके अंदर कंपोनेंट, इम्यूनाइजेशन देना, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल जो एरिया है, और न्यूट्रिशन हेल्थ इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करनी है, जो आंगनबाड़ी काम करती हैं। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज किया आपने, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग जो दूध पिलाती औरत है उसको, चाइल्ड जो छोटा है 6 साल से उसको। तो वो हो गया आपका प्री नेटल। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था क्या हो गया वो, प्री नेटल सर्विसेज। दूध तो जब बच्चा हो तभी पिलाएंगे ना। प्री नेटल सर्विसेज जो है जो इसके अंदर आती थी वो भी देखो डिक्लाइन हुई है, कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं, तो डिक्लाइन हुई है। फिर हेल्थ न्यूट्रिशन चेकअप, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो होगी आपकी न्यू नेटल सर्विसेज। जो इसमें आया न्यू नेटल सर्विसेज, देखो इसमें आएगा रिसीविंग एज चेकअप कराती थी वो। तो उसमें क्या हो गया, डिक्लाइन किस में हुआ है आपका, रिसीविंग ए 4 and 4 आपके एंटीनेटल चेकअप जो पहले कराते थे या बाद में कराते थे, उसका डिक्लाइन हुआ है, वो इसमें इसमें आता है। फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, प्रेग्नेटिंग लैक्टेट मतलब
वैक्सीन हो गई है, इम्यूनाइजेशन अच्छा है चाइल्ड को 6 साल से। फिर फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर ए चिल्ड्रन इन प्री स्कूलिंग, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर को उसे फॉर्मल एजुकेशन, वो आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वही होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कोई फॉर्मल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर, मतलब नॉन फॉर्मल क्या है, कोई मतलब कि जैसे यूपी बोर्ड के स्कूल हो गए, फॉर्मल तरीका है। नॉन फॉर्मल बस वो बच्चे को आप छोटा हुआ 2-3 साल का उसे भेज दो, लिखना पढ़ना उसे आना चाहिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसी के अंदर था। हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन, कि प्रेग्नेंट वो आंगनबाड़ी महिला घर जाती है, बच्चा होता है घर जाती हैं, उसे वो किट देती हैं कि ये आपकी न्यूट्रिशन किट है, ये आप ऐसे खाना, दलिया सुबह शाम पीना, तो वही सब कुछ को दिया जाता है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर रेफरल सर्विसेज प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर के, सब इनके लिए ही ये होता है। अब इसमें क्या हुआ, 2016 में इस स्कीम के अंदर कुछ छोटी छोटी स्कीम मिला दी गई, जैसे आंगनबाड़ी सर्विस सेंटर, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो बेनिफिशियरी 6 साल और फ्रंट लाइन वर्कर रहेंगे। फिर आती है आपकी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, सबला बोलते हैं सबला, इनका स्ट्रक्चर बढ़ाने के, एडोलेसेंट के स्कूल में जाएं, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, फॉर्मल एजुकेशन गर्ल्स को भी सोचते हैं ना कि लड़का ऐसे अच्छा खिलाओ, लड़कियां इतना क्यों खिला रहे हो, क्या करना है, हाइजीन, तो सबला स्कीम। तो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स सबला भी इसके अंदर मस्ट कर दिया गया। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड, रिड्यूस वनरेबिलिटी, को कोई प्रॉब्लम ना है, नेगलेक्ट को एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, एडोलेसेंट किसी के साथ फैमिली में ये तो नहीं हो रहा। तो पार्टनरशिप गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एनजीओ को ही बोलते हैं, चाइल्ड रिलेटेड सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज। फिर आपका था नेशनल चर्चेज स्कीम, एम टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस फॉर ए मदर टू लीव देयर चिल्ड्रन। अगर कोई माँ काम करती है, वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में काम करती है या पढ़ाती है, तो एक तरह से आपकी आपके ये चर्चेज सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ बच्चे को आप छोड़ सकते हैं। वो आंगनबाड़ी देखती है, वो उनके घर के आसपास ही, या फिर गवर्नमेंट के जो आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग रहती हैं, गाँव की जो बिल्डिंग रहती हैं, ठीक है ना, आप पंचायती भवन रहता है, उनके अंदर डेवलप किए जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को टेक केयर किया जाता है। जो एज ग्रुप होते हैं 6 साल के और 6 ईयर तक, 6 मंथ से लेके 6 ईयर के बच्चे को, क्योंकि 6 मंथ तक तो आप मैटरनल लीव फ्री भी ले सकते हो, ये प्रावधान 3-4 मंथ की। तो ये चीज़ें हैं, आप 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक आप वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हो। तो इसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं जो इसके अंदर अंडर गोइंग स्कीम्स है। नाउ आवर कम बैक रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड है अभी क्या है, नेशनल पॉलिसी 2021 आई है, नेशनल पॉलिसी रेयर डिसीजेज। तो इसका क्या अपोज किया गया है, क्यों अपोज किया गया है, इन्होंने बोला है जो पुरानी आपकी स्कीम चल रही थी, आपने भले सी पैसा तो बढ़ा है, 15 लाख से 20 लाख जो रेयर डिसीज वाले ट्रीटमेंट है उनको दिया जाएगा। और 2017 में जो स्कीम चल रही थी उसमें मतलब क्लोज द 132 पेशेंट लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट वेट फॉर द इनएविटेबल। मतलब क्या कि ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1-2 पे तो आपने थोड़ा ध्यान दिया, ग्रुप थी हैं जिनके पास लाइफ लॉन्ग डिसीज होती है, मतलब कि लाइफ थ्रेटन डिसीज होती है, बहुत समय तक चलती है, उनको उनको आपने ग्रुप 3 के अंदर डाल के उनको नेग्लेक्ट कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। तो यही इन्होंने बोला है कि ग्रुप 3 पेशेंट कौन है, हु रिक्वायर टू लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट सपोर्ट। जो आपका ये अपोज किया, किसने किया है कि आपके डिस्क्वेस्ट ओवर द पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेस, दोज हु नीड ए लाइफ लॉन्ग केयर रिक्वायर्ड मोर हेल्प, उनको आपने थोड़ा कम ध्यान दिया है। और जो छोटी छोटी जैसे रेयर डिसीज है, मतलब उसके अंदर उसे आपने ध्यान दिया, ठीक हो गया, पर ग्रुप 3 पे आपने ध्यान नहीं दिया। बस आप ऐसे याद रखना थोड़ा सा। फिर मैं इधर आ जाता हूँ। अभी एक PIL सीख की है अगेंस्ट द मैजिक, जो आप ब्लैक मैजिक होते हैं, सुपरस्टिशिंग थ्रेट होते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बलि चढ़ाओ, आपके घर में ये बच्चा वापस आ जाएगा, ये वो सब चीज़ें। और आपका रिलीजन कंजर्व वो कन्वर्जन करते हैं, जो आप कैरेटन स्टिक, तोते को मतलब स्टिक से नचाते हैं, मतलब कि बाय हुक और क्रुक, ज़बरदस्ती आपका रीजन चेंज करा, वो अगेंस्ट आर्टिकल 14 के, राइट टू इक्वलिटी के भी, राइट टू लाइफ के भी, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन फ्रीडम के भी, बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। आप लिखने के लिए ये मुकुल अग्निहोत्री है, उन्होंने बोला है, जो आपके AK उपाध्याय हैं, उन्हें एडवोकेट है, उन्होंने ऐसा बोला है कि आपकी इन सब चीज़ों के लिए आपको रिलीजन कन्वर्जन कराना बाय हुक और क्रुक से, कैरेटोरिस्टिक, ये एक टर्म है। कैरेटोरिस्टिक जैसे तोता होता है, तोते को डंडी से नचाते हैं, वो हो गया कैरेटनिस्टिक। बाय हुक एंड क्रुक, या तो ऐसे मानो या वैसे मानोगे, ऐसे रिलीजन चेंज कराना, सब चीज़ के आपके अगेंस्ट है। फिर आपकी डिसमेसी, जो मैंने आपको बताया कि बहुत रजिस्टर्ड डिसमेसी दैट द सेंट्रल स्टेट फाइल टू कंट्रोल द मेनेंस ऑफ ब्लैक मैजिक कर्व करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51 है, उसमें भी दिया गया है। आपको ब्लैक मैजिक के ऊपर लिखने के लिए, तो ये सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, उनके बारे में भी आपको पता लग गया है। 14 राइट टू इक्वलिटी है आपका, मैं आपको बता भी देता हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है। 14 राइट टू इक्वलिटी है,
राइट टू लाइफ 21 आपको पता है, 21 है वो एजुकेशन से रिलेटेड आपका, फिर 25 और 26 ये रिलीजन से रिलेटेड है। यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक, जो उनके बीच में न्यूक्लियर जेसीपीओ डील थी, अब थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो मैं आपके उसके बारे में पूरा बताऊंगा बस। और फिर याद है जापान के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है यू योशीहाइड सुगा, जिनको याद नहीं, म्यांमार को शट डाउन कर दिया गया, लॉकडाउन, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, क्यों कर दिया गया आपको पता ही है। फिर पीएसयू रिफाइनरी रिव्यू द सऊदी ऑयल डील, अभी क्या हो गया, प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गए। क्यों स्टार्ट हो गए, जो सऊदी अरब की आपकी अराकम जो वहाँ की कंपनी है, उन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई कट कर दिया, सप्लाई कट इन द सेंस कि प्रोडक्शन कम कर दिया। अब प्रोडक्शन कम होगा तो मतलब प्राइस मार्केट में ऑयल कम हो जाएगा, जो ओपेक नेशन है उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उससे क्या मार्केट में ऑयल कम हो गया, तो प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट किए। तो इंडिया ने वार्न किया है सऊदी अरब को ऐसा मत करो, ठीक है ना, ये न्यूज़ में भी था, कल आप चेक कर लेना ये सारी चीज़ें। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% आपका ऑयल, जो इंपोर्ट कर सबसे ज़्यादा इराक से लेता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से लेता है, और चाइना के इस बात शायद इंडिया सबसे ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करता है। फिर आपकी इमिशन रूल्स हैं, कोल फील्ड के यूनिट गेट 3 मोर ईयर, 3 साल और दिए जाएंगे। कि मैं आपको बता देता हूँ क्या था, इंडिया की जो आपके कोल बेस्ड है ना, इसमें बता थर्मल पावर प्लांट है जो कोल से बिजली बनाते हैं, वो 2017 में एक गाइडलाइन फिक्स की गई थी, जो थर्मल पावर प्लांट है उन्हें इंस्टॉल करना है आपका आपका फ्यूल गैस आपका डीसल्फराइजेशन FGD, उसको इंस्टॉल करना है उन्हें। वो क्या होगा, कोई चिमनी होगी, उसमें कोई आपका ऐसा इक्विपमेंट लगाएंगे कि उससे डीसल्फराइजेशन गैसेस निकल रही है उसे कम कर सके, सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड का उसके इमिशन कट कर सके। उन्हें 2022 तक करना था, पर अभी पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो 3 साल की उन्हें और रियायत दी गई है। अब क्या करना है, जो आपकी पॉपुलस रीजन में से कैपिटल दिल्ली के आसपास नरोला वाला प्लांट है, वो कोल से बिजली बनाता है, उन्हें 2022 तक करना है, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। जो लेस पॉपुलेटेड एरिया में, मतलब जहाँ कम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर 2025 तक करना है, तो आपको याद रखना है। टास्क फोर्स विल बी आपके कंस्टिट्यूट बाय द CPCB। CPCB जो है ये आपकी वाटर एक्ट से बनी थी, एयर एक्ट से भी इसे पावर दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है CPCB। तो आप याद रखना, CPCB आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स याद रखना, CPCB। तो आपको मैंने बताया, सफ़र मैंने बता दिया, वो IMD निकालती है। CPCB कैसे बनी है, वाटर एक्ट 1974 से बनी है, और इसकी पावर सॉरी, इसको पावर एयर एक्ट से भी दी गई है, और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट 1986 है, उससे भी ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो प्रिंसिपल जो इसके एक्ट हैं वो दो ही हैं, एयर एक्ट और वाटर एक्ट, जिससे इसे डेवलप किया गया इसके वाटर से, और इसको मतलब काम करने के लिए पावर दोनों एक्ट से मिलती हैं। तो प्रिंसिपल जो एक्ट आएंगे तो वो दो ही हैं, एयर एंड वाटर। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब कोई हार्ड ड्रिंक है, उसने आपका मिरेकल करके उसने बहुत मुनाफा कमा लिया, विटामिन C को बता बता के इम्यूनिटी लेवल कंज्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बस इतना ही है। फिर कोई अवार्ड मिला है, बस इतना याद रखना, आपको याद रखना है, क्रिकेट के लिए कोई अवार्ड दिए गए हैं, एस अवार्ड ऑफ द विनर। बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई स्पोर्ट्स अकेडमी है, आनंदपुर स्पोर्ट्स अकेडमी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पेंडेमिक टाइम में। देखो कितनी वुमेन्स है, यहाँ भी हैं कुछ, यहाँ भी हैं, तो ये सब चीज़ें रोल मॉडल होते हैं लिखने के लिए। आप थोड़ा पढ़ लेना, आपको बंद करें तो क्या है चीज़ें हैं इसके अंदर, इन्हें अवार्ड दिया गया है, क्या इन्होंने किया है, क्योंकि आंसर राइटिंग आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो उसमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। कोई एग्जाम्पल सेट करना होगा, उसमें 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देने होते हैं, तो आप लिख सकते हो। तो इतनी ही न्यूज़ थी, पर मैं आपको लास्ट न्यूज़ जो मैं बताने वाला हूँ, मैं JCPO डील बताने वाला हूँ, ये कुछ नहीं है, जो मैं आपको बताता चलूँगा। इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ पे आप जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर उसकी आपको PDF मिल जाएगी। JCPO डील थी किस किस के बीच में हुई थी, ये P5 नेशन थे, परमानेंट 5 जो नेशन है यूएनओ के, UK, US, फ्रांस, आपकी चाइना, रशिया और रशिया, ये 5 हो गए। सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट 5 है, और जर्मनी, ए यू 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 EU का था, यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी। तो P5 उनके बीच में डील हुई थी 2015 में, ओबामा के टाइम पे। डील में क्या था कि ईरान को हम आपको यूरेनियम सप्लाई देंगे, और उस यूरेनियम का ये सप्लाई का जो अच्छी तरह गुड कामों में, अच्छे कामों में यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों में यूज़ करना चाहिए, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए।
ऐसी डील हुई थी। और ये P5 और +1 हम चेक भी करेंगे, टाइम थी। फिर IAEA है, इंटरनेशनल आपका वो एनर्जी वाली जो है वो भी चेक करेगा कि ईरान ठीक से काम कर रहा है। पर हुआ क्या, ये ट्रम्प ने 2018 में इस पर क्या कर दिया, इसको मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने इस पर लिफ्ट आउट कर दिया, ठीक है ना, और ईरान पे सैंक्शन लिफ्ट कर दिए, सैंक्शन भी लगा दिए और इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया। तो ये सारी बात क्या बोल रहे हैं, बाइडन मूव सेंस आफ्टर अज्यूमिंग द पावर, उन्होंने फिर दोबारा अज्यूम करी पावर, उन्होंने मतलब शो किया ईरान से दोबारा हमें डील करनी है और चीज़ों को जो रीबिल्ड करना है, जो हमने ब्रेक हुआ है ट्रम्प के टाइम पे, जो यही सारी बात बोल रहे हैं। और EU इफेक्ट टू ऑर्गेनाइज डायरेक्ट US ईरान टॉक स्टार्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बातें चल रही हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर ईरान विल इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट इन जून, अभी इलेक्शन है जून में, उससे पहले पहले हमें थोड़ा क्या करना है कि चीज़ों को मॉडरेट करना है। अब गारंटी नहीं है, कोई दूसरे खिलाड़ी आ जाएंगे, कोई न्यू प्रेसिडेंट आ जाएंगे, उनकी गारंटी नहीं, मॉडरेट रहते हैं, एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं US के खिलाफ, क्या लेते हैं। और इन सब चीज़ों से मतलब कि पूरे वर्ल्ड का लॉस है। और क्योंकि इनसिक्योरिटी रहेगी सेंट्रल कंट्री के अंदर, मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर इनसिक्योरिटी रही, तो हमारा तो बहुत ज़्यादा लॉस है इन कम्पेयर टू US, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। एब्सेंस ऑफ आवर कंसिस्टेंसी इन US पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान, थोड़ा एब्सेंस दिखाई दिया है। 2001 में मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था, मतलब ईरान ने कोऑपरेट किया था US के साथ अगेंस्ट द तालिबान, पर अब तालिबान की टॉक्स स्टार्ट हो गई है। तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, ब्रांड के एक्सिस ऑफ इविल अलॉन्ग विद इराक और नॉर्थ कोरिया, जो किसने बोला, ईरान कोऑपरेट विद द US इन द वार अगेंस्ट द तालिबान, बट वंस द तालिबान वर ड्राइव आउट ऑफ द पावर, तो जब कम हो गया तो बुश ने क्या बता दिया, एक्सिस ऑफ इविल बता दिया इराक, नॉर्थ कोरिया को और ईरान को। और ठीक है ना, फिर बराक ओबामा आए, उन्होंने कुछ डिप्लोमेसी मतलब थोड़ा लिबरल रखा और डिप्लोमेसी स्टार्ट की ईरान के साथ, JCPO डील करी। फिर ट्रम्प ने फिर जाके वो ब्रेक कर दी। तो नीड फॉर द डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, मतलब नीड क्यों है, एक तरह से नीड क्यों है हमें इसकी कि, बट ईरान ऑल्सो टफ स्पोर्ट हिट द सेंक्शन, उसके सेंक्शन लगा दिए, डिवास्टिंग कोविड-19 चल रहा है, तो सब चीज़ों को इकोनॉमी की एक तरह से ब्लीडिंग हो गई है उनकी, मतलब कि डाउन हो गई है सब चीज़। सेंक्शन लगने से बहुत इफेक्ट आता है कि US का जो सेंक्शन लगाते हैं, काटसा जो एक्ट है, उससे क्या होता है, देखो वर्ल्ड मार्केट में डॉलर की बहुत कीमत है, डॉलर से डीलिंग होती है, और आप सेंक्शन लगा दोगे तो फिर डॉलर में डीलिंग कोई ईरान से करेगा नहीं, डॉलर में नहीं करेगा तो ईरान पे, उनकी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट जाता है। तो ये सब चीज़ हो गई। फिर आपका हिट आफ्टर, उसके बाद जो उनके सोलोमानी थे, लीडर थे, उनको एसेसिनेशन किया था US ने जनवरी 2020 में। फिर सीरिया में मतलब कि एयर स्ट्राइक की है इसराइल, बाय द इसराइल, सपोर्ट US की थी। फिर लास्ट वीक US ने भी प्रो ईरानियन मिलिट्री इन द सीरिया, बॉम्ब उनके ऊपर भी बॉम्ब गिराए। तो कुछ ये आउटब्रेक होने के मतलब कि रीजन्स है कि इतना बीच में हुआ है। अब उस सब चीज़ को ठीक करना है, हमें अच्छे से करना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, एक तो से डिफ्यूज़ कर सकते हो माउंटिंग सेंस ऑफ क्राइसिस सराउंडिंग द ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी, और सारी चीज़ इसमें जो बताएंगे, एग्रीमेंट अलाउड ईरान एक्यूमुलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिसर्च बट बैन द इनरिच, बैन कर देना चाहिए। इनरिचमेंट करने से क्या होता है, यूरेनियम का आप इनरिचमेंट करोगे 80% तक लेके जाओगे ना, तो न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लेवल है आपका, जो IAC ने सेट किया, इससे ज़्यादा इनरिच नहीं कर सकते आप, ये भी आपको चेक करते जाना। राइट टू नो ईरान नियरली 2000 सेंट्रिफ के आपकी फ्यूजेस बिटवीन आपका नटराज, और यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी चेक की गई है। ये प्लेस है आपका नाटंज, और ये आपके आपके फोर्ट डाउ, इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी देखी गई है। इन सब चीज़ों को हमें रोकना है। हमें ये देखना है कि ईरान कैन टर्न इन द नॉर्थ कोरिया, ज़्यादा उस पर दबाव किसी पर डालोगे ना, तो वो भी ये रिटेलिएट करे, वो भी एक्शन दिखाएगा। वही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बोलता है, एफ देर इज़ एवरी एक्शन, उसका भी रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो मे बी हमें नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं करना है ईरान को एक तरीके से, और हमें उसे साइलेंट रखना है। अब इंडिया का क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों से अगर शांति होती है, तो एनर्जी सेक्टर, ईरान वॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर सऊदी अरेबिया। जो ईरान है 2010-11 में, अंटिल 2010-11 ईरान वॉज द, उससे पहले सेंक्शन नहीं थे ना, तो ईरान जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था आफ्टर सऊदी अरेबिया। ठीक है, इट इज़ नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर आफ्टर इराक, जो मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया, उसके बाद था ईरान। उसके बाद छाबार पोर्ट जो हम डेवलप करें, नॉर्थ वेस्ट जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसके लिए वो भी ईरान के अंदर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। और स्टेबिलिटी अगर रहेगी वेस्ट एशिया में, ये इंडिया की प्रायोरिटी रहती है कि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि हम 85% जो ऑयल को हम डील करते हैं, चीज़ें आती हैं वो वहीं से आती है।
फिर इंडिया की जो माइग्रेंट्स हैं, जो आपको वेस्ट एशिया में अरबियन कंट्री में रहते हैं, वो बहुत सबसे ज़्यादा माइग्रेंट, 8 मिलियंस इंडियन माइग्रेंट लिव एंड वर्क वहाँ पे काम करते हैं, फिर वो घर आ जाएंगे, वो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे शांति रहे। अभी कैसे हो सकता है डील को कॉन्फिडेंट डेवलप करके, फिर हम कैसे करते हैं, ईरान कैन प्लीज द यूरोपियन अमेरिकन नेशनल करंटली कस्टोडी ईरान जो रखे हुए हैं, यूएस कैन हेल्प क्लियर द ईरान एप्लीकेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उसे पैसा मिले, वो यूएस क्लियर कर दे, क्योंकि आईएमएफ में क्या सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो यूएस के हैं, तो यूएस की वोटिंग राइट ज़्यादा है वहाँ पे, पैसे के हिसाब से वोटिंग राइट है। हेल्प इन टू रिकवर कोविड-19, कोवैक्स फैसिलिटी जो है, कोवैक्स गानी कोवैक्स जो है, एक गानी मिशन जो है, तो उसमें कोवैक्स सबको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें डेवलप करेंगे। ये सब चीज़ों पर हमें काम करना है, उन्हें अच्छी सपोर्ट देनी है, तो हम डेवलप कर सकते हैं। और हम टू सेव ईरान फॉर टर्निंग इनटू द नॉर्थ कोरिया लाइक ए सिचुएशन। तो आपको क्या याद रखना है, ये तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए था। इंडिया के ऊपर क्या इशू है, 3 इशू इंडिया का जो सेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया। पहला आपका एनर्जी सप्लायर ग्रुप है वहाँ सबसे बड़ा, ठीक है ना, थर्ड है। उसके बाद आपका क्या है, छाबार पोर्ट और माइग्रेंट का जो इशू है वो याद रखना है। फिर जेसीपीओ डील में क्या है, +5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, +1, और यूरेनियम की डील हुई थी कि हम आपको यूरेनियम देंगे, आप उसे अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करोगे, ना कि इनरिच करोगे। तो ये सारी न्यूज़ में था। अब मैं आता हूँ आपका मैप पे। मैप पे सॉरी, मैं आपको कुछ लोकेशन बता देता हूँ। 2-3 लोकेशंस हैं मैप पे, जो लोकेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लोकेशन एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ें याद रखो, जैसे ही आप कोई भी चीज़ पढ़ा करो ना न्यूज़ में, कोई लोकेशन आपने पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, उसको मार्क ऑन द मैप। जैसे मैं देखो मार्क करता हूँ ना चीज़ों को, आप उसे मार्क कर लिया करो। जैसे मैंने आपको अभी 2 लोकेशन बताई, ईरान जो कर रहा था, चीज़ों को डेवलप कर रहा था, मैंने पहली मार्क की हुई है, ये पहले भी न्यूज़ में थी आपका। आपके फोर्डो, और एक और आपका आपका नटान जो जगह है, यहाँ पे जो इन्होंने लैब बनाई है, मतलब कि इनरिचमेंट करने की। फिर ये रामसर है, जहाँ पे रामसर साइट कन्वेंशन हुई थी। तो आप ऐसी चीज़ों को मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी डिस्प्यूट के बारे में, मैं आपको ऊपर से नीचे तक बताता हूँ। पहले आती है आपका दिपसेंग प्लेन, नॉर्थ में सबसे ऊपर है, नॉर्थ में दिपसेंग प्लेन, जहाँ पे डिस्प्यूट था, अब दोनों को आर्मी को पीछे करना है, तो दिसपेंग प्लेन हो गए। उसके बाद आती है आपकी गलवान वैली, जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, उसके नीचे आती है गलवान वैली। उसके नीचे आती है आपकी आपकी गोगरा, गोगरा तो यहाँ पे भी है। फिर आती है स्पेंगमिक विलेज, जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई है, थोड़ा मैंने इसलिए ऐड कर दिया स्पेंगमिक विलेज। इसके जस्ट ये आती है आपकी पेंगोंग तैसो लेके है, इसके जस्ट ऊपर ये जो एरिया फिंगर्स हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, पहाड़ी की चोटी रेंज दिख रही है, ये फिंगर्स है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 8 तक है ये नॉर्थ साइड ऑफ पेंगोंग तैसोले। तो इंडिया जो है फिंगर 4 तक इंडिया स्टैंड करता है, और क्लेम करता है इंडिया यहाँ तक, फिंगर 8 तक हमारा है, जो लाइन जो एक्चुअल वाली मैकमोहन लाइन जो है। और चाइना क्या बोलता है, हम फिंगर 2 तक हमारा है। तो यहाँ पे ये 4 पे स्टैंड करते हैं दोनों, तो आधी उनके हिस्से में आती है, आधी हमारे हिस्से में आती है। तो स्पेंगमिक प्लेस जो है वो आपका वेस्ट साइड में है, तो ये हमारे हिस्से में आता है। फिर आता है जगह दूसरी कौन सी है, फिर आपका चुसूल, नॉर्थ में। उसके बाद आएगी, नीचे आएगी आपकी स्पेंगुर तैसो। देखो ये दोनों साइड है, स्पेंगुर तैसो। अभी क्या होता है, इंडिया यहाँ तक पहुँच गया था, इंडिया ने यहाँ तक कब्जा, वो वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे गलवान की साइड, ऊपर के साइड, इंडिया यहाँ पे आ गया, बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है रोंगो, और सबसे नीचे आता है आपका डेमचौक। तो आपको नॉर्थ टू साउथ लोकेशन लगाने के लिए आएंगे, देखो चाइना के साथ। सबसे ऊपर आएगी आपकी स्पेंग, आपके गल सबसे ऊपर आएगा आपका दिपसेंग, फिर आएगा गलवान, फिर आएगा आपको गोगरा, स्पेंगमिक, चुसूल, आपको स्पेंगूर और रोंगो, और सबसे नीचे आएगा आपका डेमचौक, ये डेमचौक है। तो ये कुछ लोकेशन है, सबसे डेमचौक नीचे है। कुछ और बता देता हूँ मैं, पॉइंट जो है हमारे उनके साथ में। ये देखो सिक्किम में आ जाओ, सबसे ऊपर आता है नाकुला, नाकुला। फिर साइड में आता है आपका डोंगखला, ये पासेस हैं, डोंगखला, आपका नाकुला, ये पास है। और फिर आता है आपका नथुला, ये नथुला है। और नीचे आएगा स्पेंगमिक, ये जिलेपला, सॉरी स्पेंगमिक तो उधर था, ये आपकी जिलेपला आएगा, और ऊपर आएगा ये आएगा नाथुला। तो नाकुला नाथुला सिक्किम पे है, इनको भी आपको थोड़ा याद रखना है।
तो इतना ही था आज की इसमें, मैंने आपको ये भी बता दिया। और प्लीज़ ऐसे मार्क कर लिया करिए जो भी आपको न्यू चीज़ें आएंगी, तो अब इजी होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं आपको यूक्रेन बताता हूँ, यूक्रेन में भी कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही है रशिया की, उसमें सपोर्ट करेगा अगर होता है तो। यूक्रेन देखो ये आता है, ये ब्लैक सी से टच करता है, तो इसमें क्या चाहिए, रशिया को एक्सेस चाहिए ब्लैक सी के अंदर। अब इधर से क्या आ जाएगा, यूक्रेन है पूरा, देखो ये रहा। इधर से क्या है, जॉर्जिया है पूरा, ये जॉर्जिया है। तो यूक्रेन का रशिया का एक्सेस यहाँ से है, उसे बरकरार रखने के लिए एक्सेस चाहिए। तो यूक्रेन को बार बार मतलब कि थ्रेट देता रहता है रशिया। ये कुछ चीज़ें हैं, उनकी बाउंड्री डिस्प्यूट भी चलता रहता है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन एक तरह से, ऊपर बेलारूस, साइड में पोलैंड, और इधर इधर आ जाएगा आपका मोल्डावो, मोल्डोवा, मोल्डोवा आ जाएगा, इधर रोमानिया आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। तो इतना ही था आज की न्यूज़ में, यहाँ पे स्टॉप